हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी भी हम कहते हैं, पर दोनों ही शब्दों में अंतर होता है क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन यूके में वर्ड यूज़ किया जाता है जबकि सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी इंडिया में यूज़ किया जाता है। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होता, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी इंडिया में एप्लीकेबल होता है। तो अगर इंग्लिश लॉ की बात करें तो वहाँ पे सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी इक्वल टू डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के बराबर होती है। और जो भी कॉन्टैक्ट होते हैं सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी में या डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में, कॉन्टैक्ट वॉइड हो जाते हैं बिकॉज यहाँ परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल होती है। ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड किसी कारणवश यानी कुछ सर्कमस्टांसेस के आधार पे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना दिया जाता है, बन जाते हैं, उस कारण डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन या सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी होती है। ऐसे कौन से केसेस हैं जहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी अप्लाई होती है? फर्स्ट आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो आपके कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर है वो ही डिस्ट्रॉय हो जाता है जिसके आधार पे आपने पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट किया था। आपने पार्टिकुलर मतलब मैंगो किसी को सेल करने के लिए बोले हैं, लेकिन वो मैंगो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो सब्जेक्ट मैटर ही खराब हो जाता है, सब्जेक्ट मैटर ही समाप्त हो जाता है, तो इस बिहाफ पे आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे वॉइड बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, ए कॉन्ट्रैक्टेड टू बी स्पेसिफाई क्वांटिटी ऑफ पोटैटो टू बी गोदान टू फॉर्म, यानी कि ए ने कहा कि बी को वो स्पेसिफाइड क्वांटिटी पोटैटो की देगा, लेकिन पोटैटो वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द फ्लड, फ्लड के कारण पोटैटो खराब हो गए। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ वॉइड बन गया है। नेक्स्ट आता है डेथ या फिर पर्सनल इनकैपेबिलिटी। अगर किसी व्यक्ति के जिस भी हाथ पे आपने कॉन्टैक्ट किया है उसकी डेथ हो जाती है, ए ने किसी पार्टिकुलर कंसर्ट पर सिंगिंग करनी थी लेकिन उसकी सिंगिंग करने से पहले ही डेथ हो जाती है, तो ए का परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, तो डेथ के कारण या फिर पर्सनल इनकैपेबिलिटी के कारण व्यक्ति परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो कॉन्टैक्ट यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो जाता है, यानी कि हम व्यक्ति परफॉर्म नहीं कर पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। चेंज ऑफ लॉ, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट जब किया था तो लॉ का सिचुएशन कुछ और थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद लॉ चेंज हो जाता है, तो वो इम्पॉसिबल, ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज ऑफ लॉ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, कॉन्ट्रैक्ट आपका रद्द हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे कि ए ने स्पेसिफाइड डे पे सिंगिंग करनी थी लेकिन ए बीमार पड़ जाता है तो वो उस डे पे परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो इट्स मीन दैट वो पॉसिबल नहीं है परफॉर्म करना, तो ये आपका सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी होगी। डिक्लेरेशन ऑफ द वार, जिस कंट्री के साथ आपने कॉन्टैक्ट किया है उस कंट्री के साथ अगर वॉर लग जाता है तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट करना, परफॉर्म करना जो है वो इम्पॉसिबल है। सिर्फ कुछ ही केसेस में आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, अगर वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेके या फिर ऑथराइज्ड वे में। सो ए कॉन्ट्रैक्ट ईदर सुपरवेंडेड डिक्लेयर वॉइड बाय डिक्लेरेशन ऑफ द वॉर, जब किसी कंट्री के साथ वॉर होता है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट या तो रद्द हो जाएगा, या तो अगर पहले ही आपने कॉन्टैक्ट कर दिया है वॉर से पहले तो वो पोस्टपोन हो जाता है। एंड आउटब्रेक ऑफ वार में इफेक्ट द इन्फोर्सेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट टू मैनी वे। फर्स्ट आता है emergency legislation controlling to price and relaxation of trade restriction prohibiting restraining transaction within the allied enemy। तो फर्स्ट आता है कि जब वॉर होता है तो हम प्राइस को कंट्रोल करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकते हैं या फिर ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, या जिस क्षेत्र में हमने कोई एग्रीमेंट किया है उसको हम रद्द कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। ये वॉर के कारण जो है वो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिफ्थ आता है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग, अगर कोई पार्टिकुलर थिंग्स अप्लीकेबल नहीं होती हैं या एग्जिस्ट नहीं करती हैं तो वहाँ पे भी हमारी सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है। when the ultimate purpose which is contract is entered is false fails, जिस पर्पस पे हमने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए थे वही पर्पस समाप्त हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझें, ए कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर गुड्स टू वी एंड ए गवर्नमेंट डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट टू वी कंट्री, ए ने बी कंट्री के साथ डीलिंग की और वी के साथ वॉर डिक्लेयर कर दिया सरकार ने, तो यहाँ बी के साथ किए गए सारे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएंगे। उसी तरह से ए बी कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर, ए ने बी के साथ जो है वो शादी करने का वादा किया, लेकिन यहाँ पे ए जो है गोज टू मैड यानी ए पागल हो जाता है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो जाएगा।
नेक्स्ट कुछ एक्सेप्शंस है सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी की, जहाँ पे सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं मानी जाती है। इट्स मीन यहाँ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी अप्लाई नहीं होती है। फर्स्ट आता है डिफिकल्टी ऑफ द परफॉर्मेंस। जब आपके जो कॉन्ट्रैक्ट में टर्म एंड कंडीशन है वो टफ है, आप परफॉर्म करने के लिए मना कर रहे हो, तो वो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं होगी, बिकॉज आप ये कह के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द नहीं कर सकते हैं कि उसकी टर्म एंड कंडीशन टफ है। अगर डिफिकल्टी हो रही है परफॉर्म करने के लिए तो उसको सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी में कंसिडर नहीं किया जाएगा। सेकेंड आता है कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी। कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी के कारण भी कोई व्यक्ति किसी को मना नहीं कर सकता है। द प्रपोजिशन इज नो लॉन्गर कमर्शियली वेरिएबल, एग्जीक्यूशन माइट पुट द प्रोमाइजर इन ए लॉस। अगर आप कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी है, आपको लग रहा है कि अगर मैंने ये ट्रांजैक्शन की तो मैं लॉस में चली जाऊंगी या चला जाऊंगा, इस कारण बस भी आप मना नहीं कर सकते हैं परफॉर्म करने के लिए। माना आज प्राइस जो है वो 10 रुपये है, कल जो है वो 8 हो जाएगा या सॉरी 15 हो जाएगा, तो आप ये आज के प्राइस के आधार पे किसी को मना नहीं कर सकते हैं कि आपको परफॉर्म नहीं करना है। उसी तरह से स्ट्राइक, लॉकआउट, सिविल डिस्टर्बेंसी के कारण भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रहे हैं, वो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी में नहीं आता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझें, he contracted with the bee and sent certain goods from Amritsar to Jaipur in December, and in November transport company on the strike and transport was available to very high rate। तो जब हाई रेट पे अगर ट्रांसपोर्टेशन है तो उस बिहाफ पे आप मना नहीं कर सकते हैं कि मुझे वस्तुएं नहीं देनी है, वो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी में नहीं आता है। नेक्स्ट आता है फेलर ऑफ एनी वन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब आपके बहुत से ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट फेलर होता है तो आप पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को मना नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसी पार्ट को मना करेंगे जो परफॉर्म नहीं हो पाएगा, लेकिन बाकी पार्ट को आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है इम्पॉसिबिलिटी ड्यू टू द फेलर ऑफ द थर्ड पर्सन। मतलब आपके फर्स्ट पार्टी से इम्पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, अगर थर्ड पर्सन से इम्पॉसिबिलिटी है तो वो आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। नॉन परफॉर्मेंस बाय द थर्ड पर्सन नॉट कंसीडर टू द टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आप थर्ड पर्सन के बिहाफ पे अपनी लाइबिलिटी से नहीं बच सकते हैं। एंड सेल्फ इंड्यूस इम्पॉसिबिलिटी, अगर आपको लग रहा है कि मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन के आधार पे आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, आप गुड्स नहीं भेजना चाहते हैं, आपका मन नहीं कर रहा है वो काम करने के लिए, तो वो भी आपकी सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी में नहीं आता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझें, X agreed to supply certain goods to buy which were to be imported by Z, and Z failed to import the goods. In this cases contact between X and Y not discharges। तो ये कहता है कि X जो है वो एग्री हो जाता है गुड्स सप्लाई करने के लिए बाई के लिए, और यहाँ से जो वस्तु आनी थी वो जेट से आनी थी, लेकिन जेट जो है वो गुड्स इम्पोर्ट करने में लिए फेल हो जाता है। इस कारण बस एक्स और बाई के बीच जो कॉन्टैक्ट आपका समाप्त नहीं होगा, यानी थर्ड पर्सन की वजह से एक्स और बाई के बीच कॉन्टैक्ट समाप्त नहीं होगा। नेक्स्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी डिस्चार्ज इफ द प्रोमाइजर कन्विक्टेड ऑफ ए क्राइम। मतलब जो प्रोमाइजर है वो क्राइम के थ्रू कन्विक्टेड है, इस बिहाफ पे भी आप कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंस बिटवीन नोवेशन एंड द अल्ट्रेशन। नोवेशन और अल्ट्रेशन में क्या फ़र्क होता है? नोवेशन होता है कि जो आपका पुराना कॉन्ट्रैक्ट है उसको रद्द करके आप नया बना रहे हो, यानी सब्स्टिट्यूट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। जबकि अल्ट्रेशन क्या होता है कि कुछ ही टर्म एंड कंडीशन में अल्टर कर रहे हो, कुछ ही टर्म एंड कंडीशन में आप चेंज कर रहे हो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है, पूरा का पूरा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त नहीं कर रहे हो अल्ट्रेशन में। जबकि इनोवेशन में क्या होता है, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही आपका समाप्त हो जाता है और अल्ट्रेशन में सिर्फ टर्म एंड कंडीशन आपकी समाप्त होती है। इनोवेशन के कारण पार्टी में क्या चेंज होता है? पहला आता है चेंज इन टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि पूरा टर्म एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी चेंज हो सकती है इनोवेशन में। ओके, जब नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो जरूरी नहीं नया कॉन्ट्रैक्ट आप पुराने कॉन्ट्रैक्टिंग के साथ बनाएं, आप नई पार्टी के साथ बना सकते हैं, नए टर्म एंड कंडीशन के आधार पे बना सकते हैं। जबकि अल्ट्रेशन क्या होता है, सिर्फ टर्म एंड कंडीशन में चेंज होता है लेकिन पार्टी वो सेम ही बनी रहती है, पार्टी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है अल्ट्रेशन में। नोवेशन में एक और पॉइंट है कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट कम इनटू फोर्स प्लेस ऑफ द ओल्ड वन, यानी कि नोवेशन में नया कॉन्ट्रैक्ट आता है ओल्ड की जगह, जबकि अल्ट्रेशन में ओल्ड ही बना रहता है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं आता है, सिर्फ ओल्ड में ही टर्म एंड कंडीशन में चेंज होता है। नोवेशन में ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिकॉज ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म, द न्यू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म। जो नोवेशन होता है उसमें ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है, जस्ट ओनली न्यू कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ता है। लेकिन जो अल्ट्रेशन होता है वो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एज पर द अल्टर, मतलब ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अल्ट्रेशन होती है, इसलिए ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को वहां पे परफॉर्म करना पड़ता है। तो ये था आपका नोवेशन और अल्ट्रेशन के बीच डिफरेंसेस।